कमलेश तिवारी कत्ल मामले में पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार मुबैना कातिलों में से अशफाक ने कमलेश पर चाकू से कई वार किए, बेरहमी से गला काट दिया, जबकि दूसरा अहम मुलजिम मुइनुद्दीन के बारे में बताया जाता है कि उसने कमलेश को गोली मारी थी। गुजरात एटीएस ने अशफाक शेख और मोइनुद्दीन पठान की धरपकड़ करने में सफलता पाई है। ये दोनों आरोपी कमलेश तिवारी मर्डर केस के वांटेड एक्यूज थे और यह अभी गुजरात एंटर करने वाले थे। उसी समय शामड़ाजी के पास गुजरात एटीएस को मिली इंफॉर्मेशन के आधार पे इन दोनों का अरेस्ट किया गया। गुजरात एटीएस और उत्तर प्रदेश पुलिस दोनों इस काम में लगी हुई थी और ये दोनों आरोपी सूरत के रहने वाले थे, इसलिए गुजरात एटीएस भी इसमें मदद में पूरी प्रयत्न कर रही थी और इंफॉर्मेशन मिलते ही तुरंत मूवमेंट किया गया और शामड़ाजी के पास से दोनों को अरेस्ट किया गया। टीमें कई जगह थी, दिल्ली, बरेली, शाहजहांपुर और चंडीगढ़, अंबाला, लेकिन जब इंफॉर्मेशन मिली कि वो इस तरफ आ रहा है तो सारी जो कार्रवाई है वो गुजरात में कंसंट्रेट की गई। उत्तर प्रदेश के हिंदू समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमलेश तिवारी की हत्या की गई थी। उसके दो जो आरोपी थे अशफाक और मोइनुद्दीन, दोनों फरार हुए थे। गुजरात एटीएस को बड़ी सफलता मिली है। हम खड़े हैं यहाँ पे, न्यूज़ 18 पहुंची है शामलाजी बॉर्डर पे, जहां से दोनों आरोपियों को गिरफ्त में लिया गया है। अहमदाबाद लिया जा रहा है उनको और दोनों की ऊपर कार्रवाई की जा रही है। मैं बताऊँगा कि जो आरोपी पकड़े गए उसके बाद यहाँ पे बड़ी सुरक्षा कर दी गई है। जो आरोपी है दोनों ने नेपाल हत्या करने के बाद नेपाल जा रहे थे। नेपाल बॉर्डर पे पुलिस की भारी निगरानी के कारण, पैसों के कम होने के कारण थे वो तो गुजरात वापस आ रहे थे, तभी गुजरात एटीएस ने उनको दबोच लिया और दोनों को हिरासत में लेने की सफलता उनको मिली है। हार्दिक पटेल, न्यूज़ 18 गुजराती, अरावली। और वहीं कमलेश तिवारी की बेवा ने मुलजिमीन की गिरफ्तारी पर खुशी का इजहार किया है। कमलेश तिवारी की बेवा का कहना है कि मुलजिमीन को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। मेहमान नवाजी जेल में बिठा के उनका मेहमान नवाजी ना करवाएं। उनका साहब का इतने दिन रख के उसके बाद फांसी हुई थी, लेकिन वो इनके साथ नहीं होनी चाहिए। अगर इनको वहाँ रख के फांसी हुई तो हम लोग तो चलो इंतजार करेंगे महीने खार का, चलो 1-2 बार इनकी फांसी लग जाएगी, ठीक है ना, लेकिन इसको लंबा नहीं चलानी चाहिए। सरकार को फांसी चाहिए, किसी भी तरीके से करके इनको फांसी होनी चाहिए, तभी हमारे दिल को ठंडक पहुंचेगी, क्योंकि तब तक हमारे दिल को ठंडक नहीं पहुंचेगी। हमारे दिल में जो आग लगी है वो आग हमको तभी शांति मिलेगी जब तक इनको फांसी नहीं होगी। तालीम महंगी होने से मिडिल क्लास तबके की दुश्वारियां बढ़ती जा रही हैं। मेयारी तालीम का हुसूल एक मसला सा बनता जा रहा है। बार बार मुतालबात के बाद सरकारी सतह पर अहकामात जारी तो किए गए, लेकिन अमली तौर पर उनका निफाज अभी तक नहीं हुआ है। नतीजतन गरीब और दरमियानी तबके के लोगों के लिए अच्छी तालीम का हुसूल एक ऐसा ख्वाब बनकर रह गया है जिसकी ताबीर शायद हुकूमत के पास भी नहीं है। पेश लखनऊ से तारिक कमर की ये रिपोर्ट। गरीब और मुतवस्सित तबके के लिए अच्छी तालीम का हुसूल एक ख्वाब है। वजह यह है कि सरकारी स्कूलों का निज़ाम तालीम या तालीमी मयार न सिर्फ खराब है बल्कि अफसोसनाक हद तक बदतर है। प्राइवेट स्कूलों में फीस इतनी है कि दरमियानी और गरीब तबके के लोग उसकी अदायगी से कासिर है। नतीजा ये है कि मयारी तालीम एक मखसूस दौलतमंद या यूँ कहें कुछ खुशहाल जिंदगी गुजारने वाले माशी एतबार से मुस्तहकम लोगों की मिल्कियत बनकर रह गई है। कि जो फंडामेंटल राइट्स है कि हर आदमी, देश का हर नागरिक का बच्चा जो है वो बराबर से पढ़ सके, वहाँ पढ़ ही नहीं सकता। हर साल फीस बढ़ा देते हैं और कई गुना फीस बढ़ा देते हैं। हर साल ड्रेस चेंज करते हैं, फिर पेरेंट्स को ड्रेस नया बनवाना पड़ता है और ये भी बताते हैं कि ये शर्ट आप कहाँ से लेंगे, ये ड्रेस कहाँ से लेंगे, टाई कहाँ से लेंगे, बुक्स भी आप, स्कूल कहती हमारे यहाँ से बुक्स लीजिए। तो ये पूरी तरह से एक लूट का पूरा कॉरपोरेट जो है वो स्कूल में आ गया। जिस तरह से कॉरपोरेट जो है वो सामान बेचता है, वैसे ही वो शिक्षा को भी बेच रहा है। बहुत से पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिनके पास एक लिमिटेड तनख्वाह होती है या आमदनी होती है, उससे उन्हें अपना जिंदगी भी चलाना होती है, बच्चों को भी पढ़ाना होता है। कि आपको एक गाइडलाइन दे दी गई है, इस गाइडलाइन के अंदर अब आपको काम करना है, इसके ऊपर आप नहीं जा सकते, क्योंकि हम सरकार हैं और सरकार की जिम्मेदारी है अवाम का ख्याल रखना, अवाम के हितों की बात। मोहसिन रजा ठीक कहते हैं कि अवाम के मसाइल हल करना हुकूमत की जिम्मेदारी है।
लेकिन सच ये है कि जो हुक्मनामे जारी किए जाते हैं वो फाइलों में दबकर दम तोड़ देते हैं। मौजूदा हुकूमत ने एलामिया जारी तो किया लेकिन निफाज नहीं हो सका। सूरत हाल जैसी थी वैसी की वैसी रही। एक आर्थिक रूप से दबाव पड़ रहा है पेरेंट्स पर, अभिभावकों पर, वह बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। सरकार भले ही इस पर बता रही है, बयान जारी हो रहे हैं कि फ़ीस कम हुई है, फ़ीस को रोका गया है, एक उनको दिया गया है कि उसको फॉलो करें, लेकिन ऐसा कहीं कुछ दिख नहीं रहा है क्योंकि पेरेंट्स कहीं ना कहीं अभी भी उसकी जेब पर वो भार उसको देखने को मिल रहा है। वो हर महीने हर तीसरे महीने उस पर वो बर्डन दिखाई दे रहा है। मिडिल क्लास इस समय स्ट्रगल कर रहा है कि उनके 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, तो वो किस तरह से पढ़ाएं जिस तरह से मनमानी फीस ली जा रही है। आप एक भाई बुक्स पढ़ रहा है, दूसरा बच्चा जो पीछे उसके आता है, बुक्स बदल गई, बुक्स चेंज कर दी इन्होंने, यूनिफॉर्म चेंज कर दिया कि एक के बाद दूसरा भाई बहन या कुछ उसका इस्तेमाल कर सके, उसको आपने चेंज कर दिया। आई केयर इंडिया ने गुज़िश्ता 2 माह के दौरान 100 से ज्यादा स्कूलों का दौरा किया, कहीं भी कोई तब्दीली नहीं। मामला किसी एक स्कूल का नहीं बल्कि सभी प्राइवेट स्कूलों की हालत कमोबेश एक जैसी है। स्कूल भी अब बिजनेस सेंटर और कमर्शियल हाउस की तर्ज पर काम कर रहे हैं। यहाँ ये बात भी काबिल गौर है कि जब हमने एक स्कूल के मैनेजर से इस सिलसिले में बात की तो जवाब अजीब था। मैनेजर ने कहा कि हम फीस कम कर देंगे तो हमारे स्कूल की हालत भी सरकारी स्कूल की तरह हो जाएगी। इस जवाब के पीछे एक पूरी दास्तान सांस ले रही है। लखनऊ से तारिक कमर की रिपोर्ट। सरकारी फंड में सेंध लगाना, उन्हें जारी न किया जाना कोई नई बात नहीं, लेकिन यूपी हुकूमत ने मुसलमानों और ईसाइयों के कब्रिस्तानों की देखभाल और मरम्मत के लिए फंड के नाम पर 1 रुपया तक जारी नहीं किया। अक़लियती तबके के जिम्मेदारान वजीरों से लेकर ऑफिसर्स तक रुजू कर चुके हैं, ताहम अभी तक इस ज़िम्मे कोई पेशरफ्त नहीं की गई। जबकि साबिका दौरे हुकूमत में यूपी हुकूमत की तरफ से करोड़ों रुपए का फंड जारी किया गया था। कानपुर की अगर बात करें तो शहर में 100 से ज़्यादा कब्रिस्तानों को देखभाल और मरम्मत की बेहद ज़रूरत है। कानपुर में ईसाई बिरादरी ने ज़ोर शोर से ये मसला उठाया, जिसके लिए एक बड़े प्रोग्राम के इनेकाद का भी फैसला लिया गया। मेरा मानना है कि ये सरकार कुछ नहीं करेगी, ना जिंदाओं के लिए कुछ कर रही है, ना मुर्दों के लिए कुछ कर रही है। आप तो गवाह हैं, आप खुद देख लीजिए, आज 2.5 साल पूरे हो चुके हैं, किसी भी कब्रिस्तान या शमशान घाट में पैसा कोई आया हो या इनकी सरकार का कोई भी आप कह सकते हो जनप्रतिनिधि या खुद डीएम या अधिकारी कोई दौरा करा हो। जब हमने खुद पास्टर डायमंड यूसुफ, मैं जब अपनी कम्युनिटी के विकास के लिए, चाहे वो चर्चेज हो, चाहे ये ग्रेवी यार्ड हो, कब्रिस्तान हो, हम नगर निगम से मिले, हम आला अधिकारियों से मिले, हम मंत्रियों से मिले और उन्होंने भी वायदे करे कि हम ये करेंगे, लेकिन अफसोस की बात है कि आज तक वो एक भी वायदे पूरे नहीं हुए। क्योंकि सरकार इसी बात पर आई कि सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, तो हम चाहते हैं कि ये सरकार इस पर ध्यान दे। उन्हें बतलाया जाता है कि अभी कोई इस तरह का मद हमारे पास नहीं है, जब आएगा तो फिर आपका कंसीडर किया जाएगा जो भी प्रार्थना पत्र। गांव और देहातों में बसने वाला हिंदुस्तान आज भी काश्तकारों की अक्सरियत वाला मुल्क ही है, लेकिन बेहद अफसोस की बात कि मुल्क के अवाम का पेट भरने वाला इसी काश्तकार तबके की बड़ी तादाद आज भी अपनी काश्त का वाजिब दाम और सरकारी इमदाद हासिल करने से महरूम है। पेश है मेरठ से एक खास रिपोर्ट। रियासत उत्तर प्रदेश में मगरबी यूपी का किसान मशरक़ी यूपी के काश्तकारों की बनिस्बत ज़्यादा बेहतर हालत में हैं, ताहम बड़े और छोटे काश्तकारों के दरमियान यहाँ भी एक बड़ा फासला नजर आता है। गन्ने के अलावा रबी और खरीफ की दूसरी फसलों की काश्त करने वाले छोटे किसान सरकारी मदद से काश्तकारी के जरिए रोजगार से तो जुड़े हैं, लेकिन सरकारी स्कीमों का मुकम्मल फायदा उन तक नहीं पहुँच पा रहा है। बीमा पेमा में हो जाए पर्ची मिला कहाँ बीमे में, और बीमे में तो किसान के बता ही रहे हैं जिनका होना है, पर हमसे वालों कहाँ मिला, इतनी भाग दौड़ नहीं होती, ना आते हैं लो ना मिलती। ना जी हमें नहीं मिला, हमने फार्म तो भरा था प्रधान के उससे, पर पता नहीं जी प्रधान जी ने वहाँ दिया या ना दिया, हमें कोई पता नहीं, हमें मिला ही नहीं जी। 3 बार फार्म भर चुके, एक बार भी ना कोई पैसा आ रहा, ना कोई कहीं नाम आ रहा, कुछ नहीं है। कभी ब्लॉक में बजा देते, कभी यहाँ कृषि विकास भवन में रहते हैं, कई जगह जाले, हमारा कहीं कोई पता ही नहीं लग रहा, आएंगे नहीं आएंगे, सच है या झूठे तो
सरकार को पता, कुछ मिल ही नहीं रहा एक भी उसमें। कौन सी स्कीम है जिसके तहत आपको कितना ये पैसा मिल रहा है? ये PM सम्मान निधि की जो किस्त 2-2 हज़ार रुपये वाली किस्त हैं, ज़्यादातर किसानों की 2-2 किस्त आ गई, हमारी एक भी नहीं आई। रजिस्ट्रेशन करवाया जी, अब तक ना तो कोई पैसा पहुंचा, ना कोई बैंक में बताता, ना ब्लॉक में बताता। जाओ जी मेरठ चले जाओ, यहाँ कहाँ धक्के खावें। कृषि उपज का जिन्होंने कराया भी या जिनके कटे भी हैं उनके किस्तें, उन्हीं को लाभ किसी को भी मिला नहीं था अब तक। अब क्या आगे होगा वो उसके बाद किसी को मिले तभी तो किसान इसमें इच्छुक हो, अपना समय दे, अपना प्रीमियम दे। जब मिला नहीं तो क्यों कराए कोई। वहीं जिला कृषि अफसर का मानना है कि इलेक्शन से पहले मरकजी हुकूमत के जरिए शुरू की गई प्रधानमंत्री सम्मान निधि स्कीम के तहत सभी किसानों का रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है और उनके खातों की जांच का काम भी जारी है। लगभग 90% से अधिक क्षेत्रफल गन्ने से आच्छादित है और गन्ने को फसल बीमा योजना से किसानों की मांग पे ही बाहर किया गया था। तो उस दृष्टि से देखा जाए तो हमारे यहाँ बीमा फसल बीमा योजना की इच्छा रखने वाले किसानों की संख्या बहुत कम है। उसके बावजूद धान में इस वर्ष 1544 किसानों ने क्रॉप इंश्योरेंस लिया है और उम्मीद करता हूँ कि गेहूं में ये संख्या बढ़ेगी और ये योजना बहुत अच्छी योजना है। जब सरकार के निर्देश से सही आधार कार्ड और सही बैंक खाता संख्या वो हम ठीक करा रहे हैं और लोग आ रहे हैं, तो उस चीज़ को हम यहाँ पे करा रहे हैं, उसको सुनिश्चित कर लिया जाएगा, कोई किसान छूटेगा नहीं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन सभी किसानों को किया जा चुका है। जो एरर्स हैं जिनकी वजह से उनको लाभ नहीं मिल पाया उनको रेक्टिफाई किया जाएगा, उनको ठीक किया जाएगा। किसान क्रेडिट कार्ड से लेकर फसल बीमा स्कीम और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम का मकसद ज़राअत के फ़रोग़ के लिए छोटे काश्तकारों को मदद मुहैया कराना है, लेकिन ज़मीनी सतह पर इन फलाही स्कीमों के फ़ायदे का दायरा महज कुछ काश्तकारों तक महदूद होकर रह गया है। मेरठ से तंजीर अंसार की रिपोर्ट। करबला के मैदान में अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले शहीदों के जिक्र से आज भी आंखें नम हो जाती हैं। करबला के 72 शहीदों की जानिसारी की दास्तान आवाम के सामने पेश करने का सिलसिला इलाहाबाद में कदीम अरसे से जारी है। यहाँ से निकलने वाले 72 ताबूत के जुलूस में हजारों अकीदतमंदों के साथ साथ मुल्क और बैरून मुल्क की दर्जनों मातमी अंजुमनें भी अपनी अकीदत का नजराना पेश करती हैं। खास रिपोर्ट। इलाहाबाद का सबसे कदीम और तारीखी इमाम बाड़ा जद्दन मीर साहब में हर साल 23 सफ़र को करबला के 72 शहीदों के शबीह ताबूत की ज़ियारत कराई जाती है। 72 ताबूत के जुलूस में मुल्क और बैरून मुल्क की मातमी अंजुमनों के अलावा मुख्तलिफ मज़ाहिब के अफराद बड़ी अक़ीदत के साथ शिरकत करते हैं। 61 हिजरी तख्ता सहरा था, रेत का दरिया था, सुर्ख उजाला था और जिगर गोशा रसूल और इस्लाम के रहबर मोहम्मद मुस्तफ़ा साहब ने के नवासे ने रेगज़ार करबला पर 72 शहीदों को कुर्बान करके आलम इंसानियत को पैगाम दे दिया। उसी की याद में हम 32 साल से लगातार अंजुमन खुद्दाम मौजूदनुमा के हवाले से दरियाबाद इलाहाबाद मौजूदनुमा में इस प्रोग्राम को करते हैं, जिसमें बिला तफरीक़ मज़हब मिल्लत हर कौम व कबीले के लोग शरीक होते हैं। मन्नत मुरादें होती, नजब करबला ईरान बशत के तबर्रात की तकसीम होती, सबके लिए दुआ की जाती है। 72 ताबूत के जुलूस में करबला के हर एक शहीद के शबीह ताबूत के साथ जाकिर मजलिस की तरफ से उनका तारुफ भी कराया जाता है। इस तरह करबला के हर एक शहीद की कुर्बानी की दास्तान आज़ादारों के सामने बड़े ही पुरसोज अंदाज में बयान की जाती है। जुलूस में शामिल होने वाले नौहाखां और मातमी अंजुम ने भी अपने अपने तरीके से बारगाह शहादत में अपनी अकीदत का इजहार करती हैं। मेरा लाल कई दिनों से है प्यासा, पानी तो पिला दे, दूध भूखा न कर देख, नहीं पाएगी ज़हरा, पानी तो पिला दे। जब हुआ
आशूर का सूरज गुरूब, शोर था कि लूट लो बढ़कर के ऐवान हुसैन, सब्र सजदा ज़ुहद तक़वा ने यह हंस करके कहा, लूट भी पाओगे कैसे, हम हैं सामाने हुसैन। हजारों सोगवारों के इस मजमे में 72 ए खुदा वालों, सलाम ए करबला वालों का नारा बुलंद होता रहता है। इस मजमे में ये अंदाज़ा लगा पाना मुश्किल होता है कि इसमें कौन किस फ़िरक़े और मज़हब से ताल्लुक़ रखता है। 72 ताबूत के इस जुलूस में मुख्तलिफ मज़ाहिब और मसालिक के अफराद शहीदान करबला को अपने अश्कों का नजराना पेश करते हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए इलाहाबाद से मुश्ताक आमिर की रिपोर्ट। मुल्क भर में आलूदगी की वजह से लोग और हुकूमतें बेहद परेशान नजर आ रही हैं। खासकर दिवाली के बाद आलूदगी में अचानक इजाफा देखा जाता है, लेकिन एक खुशकुन खबर है कि दिवाली के मौके पर मार्केट में माहौल दोस्त पटाखे फरोख्त हो रहे हैं। कानपुर शहर के पटाखा बाजार में माहौल दोस्त पटाखे बहुत नजर आ रहे हैं। दुकानदारों का ख्याल है कि इन पटाखों की वजह से आलूदगी कम होगी। लास्ट ईयर से इस साल काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए हैं लोगों के जहन में और दिमाग में। एक तो कुछ जो इको फ्रेंडली की तरफ काफ़ी ज़्यादा इस साल लोग जागरूक हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा उसमें फॉरवर्ड हुए हैं और फैंसी रेंज की तरफ काफ़ी लोग बढ़े हैं। और इसमें पॉल्यूशन का भी कम से कम यूज है, स्मोक कम से कम है, जिससे पॉल्यूशन नहीं फैलेगा और हर चीज़ के लिए काफ़ी अच्छा है। तो लोगों की अब जो यंगस्टर हैं और काफ़ी जो डिमांड है मार्केट की, वो शिफ्ट हो गई थोड़ा सा इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स के लिए। पॉलीथीन के मुज़र असरात के तनाजुर में मुल्क भर में चल रही पॉलीथीन बंद करो तहरीक सिर्फ काफ़ी नहीं है, बल्कि हुकूमत को पॉलीथीन का मुतबादिल भी तलाश करना होगा। आज हम कागज़ के थैलों पर लूट रहे हैं तो कागज़ भी लकड़ी से बन रहा है। ऐसे में हर तरह से नुकसान सिर्फ माहौलियात का है। ये बातें आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तलबा ने माहौलियात के तई बेदारी रैली में कहीं। जैसे हमारा प्लास्टिक वेस्ट होता है, हम कहते हैं प्लास्टिक नहीं यूज़ करना है, पर नहीं यूज़ करेंगे तो ऑल्टरनेटिव क्या है, उसका ऑल्टरनेटिव हमें सजेस्ट करना है। वी हैव पेपर बैग्स बट स्टिल प्लास्टिक यूज़ होती है, बिकॉज पेपर थोड़ा महंगा हो जाता है, प्लास्टिक सस्ती होती है, अवेलेबल होती है, हैंडी होती है और भी उसके यूजेस हैं। या वी कट ट्रीज टू मेक पेपर बैग्स, दैट्स राइट। ये जो प्रयास किया गया है ये हम जो है सतही तल के ऊपर ये बताना चाहते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं वो जागरूक हैं। उनको पता है कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ग्रेटा थनबर्ग एक 16 साल की जो लड़की है, स्वीडन की रहने वाली है, उसने जो प्रोटेस्ट शुरू किया है उसी को हमने पिकअप किया है यहाँ पे और AMU में हमने उसी लाइन्स के ऊपर ये प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज कराया है। और ये बताता है कि हम लोग अवेयर हैं, जो ग्लोबल यूथ क्लाइमेट स्ट्राइक हो रही है हम लोग भी उसका हिस्सा हैं। हम लोग इंडिया का भी नेतृत्व कर रहे हैं, हम लोग अपनी यूनिवर्सिटी का भी नेतृत्व कर रहे हैं और हम लोग जिस स्टेट में रह रहे हैं, जिस शहर में रह रहे हैं, उसका भी नेतृत्व करना चाहते हैं। बाबा कौम महात्मा गांधी की 150 साला तक़रीबात के तहत आज केरला कार्टून्स के ज़रिए AMU के मुहिउद्दीन अहमद आर्ट गैलरी में एक एग्जीबिशन का इनेकाद किया गया, जिसमें महात्मा गांधी और उनके अफकार और ख्यालात को जाहिर करते हुए कार्टून्स की एग्जीबिशन लगाई गई। केरला से आए सुधीर नाथ ने इस मौके पर कहा कि गांधी जी को हर दौर में समझने की बेहद ज़रूरत है। और अब खास बात बिहार की खबरें। सबसे पहले सुर्खियों पर नजर। मिशन दिल्ली पर निकले नीतीश कुमार का जोरदार बयान, एक दिन काम न करे बिहारी तो ठप हो जाएगी मुल्क की राजधानी। आरएसएस ने मुल्क भर में NRC लागू करने की उठाई मांग। इंद्रेश कुमार ने कहा बिहार से शुरू हो NRC फॉर ऑल की मुहिम। पाकिस्तानी एजेंसी ISI को खबर पहुंचाने के इल्जाम में दानापुर के जवान के खिलाफ जांच का हुक्म। खातून एजेंट के राब्ते में था जवान, पूछताछ जारी। बिहार में उर्दू TET पास उम्मीदवारों का नहीं है कोई पुरसाने हाल। स्कूलों में खाली पड़ी हैं आसामियां। नौकरी के इंतजार में उम्र के साथ साथ बढ़ रही है उम्मीदवारों की बेचैनी भी।
और 6 महीनों से पीएमसीएच में लक्ष्मी को है अपनों का इंतजार। घर पहुंचाने की न्यूज़ 18 ने शुरू की खास मुहिम। बिहार में उर्दू टीईटी ग्रेस पास उम्मीदवारों का कोई पुरसाने हाल तक नहीं। जहां एक तरफ रियासत के आधे से ज्यादा स्कूलों में उर्दू की आसामियां बरसों से खाली पड़ी हैं, वहीं दूसरी तरफ उर्दू टीईटी ग्रेस पास उम्मीदवारों की बहाली नहीं की जा रही, जबकि उर्दू सूबे की दूसरी सरकारी जबान है। क्या है बिहार के उर्दू टीईटी का पूरा मामला, आप देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। मुझे इजाजत दें, आदाब। उर्दू बिहार की दूसरी सरकारी जुबान है और सूबे के तमाम स्कूलों में उर्दू के टीचर का पोस्ट मंजूर है। 2012 में नीतीश हुकूमत ने 27,000 उर्दू टीचरों को बहाल करने का ऐलान किया था। 2013 में इसके लिए उर्दू बंगला स्पेशल टीईटी का इम्तिहान मुनक्किद किया गया, जिसमें हजारों तलबा ने शिरकत की। 2014 में इसका रिजल्ट जारी हुआ, जिसमें 15,310 तलबा कामयाब हुए। टीईटी के इम्तिहान में 13 सवालात गलत पूछे गए थे। इस पर काफी हंगामा हुआ और बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने 2014 में ग्रेस देकर दोबारा रिजल्ट जारी किया, जिसमें 26,500 तलबा कामयाब हुए। 13 गलत सवाल पर सिर्फ 11,426 तलबा को 13 नंबर ग्रेस दिया गया। बाकी के उम्मीदवारों में किसी को 4 तो किसी को 5 ग्रेस नंबर मिला। नतीजे के तौर पर मामला अदालत में पहुंचा और अदालत ने ग्रेस नंबर को हटाने का फैसला करते हुए तीसरी बार रिजल्ट जारी करने का हुक्म दिया। 2015 में तीसरी बार रिजल्ट आया, जिसमें 16,882 तलबा कामयाब हुए। मामले का सबसे दिलचस्प पहलू ये है कि पहले और दूसरी बार के रिजल्ट में जो तलबा मेरिट लिस्ट में कामयाब हुए थे, वो तीसरी बार के रिजल्ट में नाकाम हो गए। इनकी तादाद 12,000 है, जो दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। तो सरकार चाहे तो कट ऑफ को कम करके इन लोगों की जो हम लोग जितने भी हैं लोग इनकी फ्यूचर को बना सकती है। वो जितने भी इसमें उम्मीदवार थे उनका तो एक तो सर्टिफिकेट का वैलिडिटी खत्म हो गया, दूसरा कई लोगों की उम्र भी खत्म हो चुकी है। तब वो लोग कहाँ जाएंगे? ना ही वो जनरल कॉम्पिटिशन दे सकते हैं, ना ही रेलवे दे सकते हैं, ना ही एसएससी दे सकते हैं। उनको एक यही उम्मीद था। सरकार अगर पहले कह देती कि हम नहीं करते तो लोग दूसरा कोई काम ढूंढ लेते। जब आप 45% और 50% पे आप जनरल हिंदी टीईटी उम्मीदवारों का इम्तिहान ले रहे हैं, तो फिर उर्दू के लिए आप 60 कैसे रखे हैं? ये कौन सा इंसाफ है? हम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से हम कहना चाहते हैं कि बराए मेहरबानी हमारे रिजल्ट को आप आउट करें इसी में, नहीं तो हम 13 तारीख को पूरे बिहार के उम्मीदवार पटना की धरती पे हम आत्मदाह करेंगे, क्योंकि मुझे अब दुनिया में रह के कुछ मिलने वाला नहीं। हम शर्म के मारे हम लोग मर रहे हैं। हुकूमत ने तीसरी बार के रिजल्ट में कामयाब उम्मीदवारों को बहाल किया। 12,000 उम्मीदवार इस इंतजार में थे कि इनकी भी बहाली होगी, लेकिन स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के गलत सवालात ने इनकी जिंदगी बदल डाली। 7 साल इंतजार करने के बाद भी हुकूमत ने इनके मुतालिबात पर गौर नहीं किया। 2011 में टीईटी के मामले पर हुकूमत सुप्रीम कोर्ट गई। अदालत उज़्मा ने हुकूमत को खुद इस मसले पर गौर करने का हुक्म दिया। बिहार के महकमे तालीम ने 7 फरवरी 2019 को मरकजी हुकूमत के महकमे HRD को खत लिखा। RTI कानून 2009 के दफा 23(2) के मुताबिक कट ऑफ लिस्ट में 5% की छूट देने की इजाजत मांगी गई। वहां से भी उर्दू टीईटी के उम्मीदवारों को इंतजार के सिवा कुछ नहीं मिला। सचमुच आप चाहते हैं कि बिहार के स्कूलों में उर्दू की पढ़ाई हो, चूँकि सारे स्कूलों में लगभग 50% उर्दू के टीचर ही नहीं हैं। ऐसे माहौल में अगर इस तरह से छाटा छूटी किया जाए तो पास उम्मीदवार को भी फेल कर दिया जाए, फेल को पास किया जाए, आगे का पीछे ऊपर का नीचे करते रहेंगे आप, तो मुझे नहीं लगता है कि बिहार के स्कूलों में उर्दू पढ़ाने वाले शिक्षक भी मिल पाए। धूप कीजिए